सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका संबंध लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के भाग 2 अध्याय 6 की धारा 14 और 15 से है। या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका संबंध है लोकपाल के जांच संबंधी जुरिस्डिक्शन से, कि किन के मामलों में लोकपाल जो है वो जांच करने का अधिकार रखता है। यहाँ अपन धारा 14 और 15 को डिस्कस करेंगे तथा इसके संबंध में मैं जिस क्वेश्चन को आपके साथ लेकर चलता हूँ, ये सवाल मिडल लेंथ और गुड लेंथ दोनों में ही, मतलब 7 और 15 नंबर वाले प्रश्नों की सीरीज में आपको मिल सकता है। प्रश्न देखिए आपके सामने प्रोजेक्टेड है, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल किन के संबंध में जांच कर सकता है। तो यहाँ देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल बातें हैं जिनको आप सिस्टमेटिकली समझकर ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, अधिनियम की धारा 14 में प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों या संसद सदस्यों या केंद्र सरकार के समूह क, ख, ग और घ अधिकारियों और पदाधिकारियों को लोकपाल की अधिकारिता में लाकर निम्न प्रावधान किए गए। तो देखो, लोकपाल के दायरे में कौन है, तो लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार के सारे मंत्री हैं, सारे संसद सदस्य हैं, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के क, ख, ग और घ ग्रुप के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं या उसके जुरिस्डिक्शन में है। इस संबंध में जो प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं उन प्रावधानों को अपन देखिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहला प्रावधान जो है वो देखिए, वो ये है कि अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकपाल अधोलिखित में से किसी के भी संबंध में भ्रष्टाचार का अभिकथन होने या उससे उद्भूत होने वाले किसी भी मामले की या तो जांच करेगा या फिर करवाएगा। तो देखो, ऊपर जो मैंने जो पदाधिकारी या सांसद वगैरह प्रधानमंत्री सहित बताए हैं, उनके मामले में अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार संबंधित कोई स्टेटमेंट, अभिकथन या शिकायत आता है तो उस शिकायत के संबंध में और उससे जुड़ी हुई अन्य बातों के संबंध में लोकपाल संस्था जो है वो जांच या तो करेगी या करवाएगी। इस सेक्शन 14 के खंड 1 में जो बात कही गई है वो ये है, मतलब यहाँ कुछ कंडीशंस जो है वो इस सेक्शन में क्लियर की गई हैं और उन कंडीशंस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन उपधारा 1 में जो है वो है वर्तमान या पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे मामले में लोकपाल तब तक जांच नहीं करेगा। तो देखो, प्रेजेंट या किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच जो है वो लोकपाल को करने का अधिकार है, लेकिन ये संस्था ऐसा किन मामलों में या किन परिस्थितियों में नहीं कर सकेगी। पहली बात यह है कि जहां तक वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा संबंधी मामलों, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित है, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं कर पाएगा। दूसरा है, जब तक लोकपाल के अध्यक्ष व सभी सदस्य मिलकर बनी उसकी पूर्ण न्यायपीठ द्वारा जांच प्रारंभ करने का विचार नहीं किया जाता तथा साथ ही उसके कम से कम 2/3 सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं कर देते। तो देखो, मेजोरिटी से पूर्ण पीठ द्वारा जजमेंट करना जरूरी, और जिस पूर्ण पीठ में जो सदस्य रखे जाएंगे उनका 2/3 बहुमत से अनुमोदन होना भी जरूरी है। इसके अभाव में ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में अगली जो कंडीशन इसमें आपको देखनी है, दूसरा जो पार्ट है इस सबसेक्शन 1 का, वो है केंद्र सरकार के किसी वर्तमान या पूर्व मंत्री। पहला, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जांच के संबंध में जो बात है वो नीचे कंडीशन लिखी हुई थी। अब इसमें अपन जो चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार का कोई भी वर्तमान या पूर्व मंत्री लोकपाल की जांच के दायरे में आएगा, या किसी भी वर्तमान या पूर्व मंत्री के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार संबंधी अभिकथन किया जाता है, शिकायत की जाती है, तो उसकी जांच लोकपाल कर सकेगा। तीसरी बात है कि किसी वर्तमान या पूर्व सांसद, प्रेजेंट या फॉर्मर पार्लियामेंट के मेंबर के विरुद्ध भी जांच करने का अधिकार है। चौथी
जिनकी जांच कर सकता है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 में परिभाषित लोक सेवकों की श्रेणी में समूह क व ख का कोई भी अधिकारी या उनके समतुल्य जो है उससे उच्चतर अधिकारियों के पदों पर या तो रहा है या वर्तमान में है। तो कहने का मतलब है कि लोक सेवक की क और ख कैटेगरी के जो लोक अधिकारी रहे हैं केंद्र सरकार के अधीन, वो वर्तमान में भी हो सकते हैं और पूर्व भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट और फॉर्मर क और ख सेवा के अधिकारियों की जांच करने का अधिकार जो है वो लोकपाल को दिया गया है। इसके बाद में देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो संसदीय कानून द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा वित्तपोषित या उसके द्वारा देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो संसदीय कानून द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतया भागता वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त संस्था का अध्यक्ष या सदस्य या प्राधिकारी या कर्मचारी है या रहा है। तो देखिए, संसदीय कानून के तहत इन संस्थाओं में से जिनकी अभी अपन ने चर्चा की है, उनमें से किसी भी प्रकार की संस्था का कोई भी सदस्य अध्यक्ष जो या तो वर्तमान में है या पहले था, तो उनके विरुद्ध जांच का अधिकार जो है वो लोकपाल को है। लेकिन लोकपाल ऐसे लोक सेवकों का संबंध राज्य सरकार की सेवाओं से है, तो लोकपाल ऐसे अधिकारियों के बाबत अपनी अधिकारिता का इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब संबंधित राज्य इसकी सहमति प्रदान कर दें। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों के विरुद्ध लोकपाल संस्था के लिए सशक्त हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध लोकपाल किसी भी अभिकथन की जांच तभी करेगा जब संबंधित राज्य की सरकार इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर देती है। इसके अलावा 7वां बिंदु जो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति, संगम या न्यास जिसकी वार्षिक आय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित रकम से अधिक है, ऐसी संस्था का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या तो वर्तमान में है या रहा है, उसके विरुद्ध लोकपाल जांच कर सकता है। 8वां बिंदु इसमें जो है, कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी अभिदाय या विनिमय अधिनियम 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से उच्चतर राशि संदाय प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति या संगम या न्यास का निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी जो चाहे वर्तमान में हो या पहले रहा हो, उनके विरुद्ध जांच कर सकता है। कहने का मतलब है कि विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले या एक साल में 10 लाख से अधिक रुपए का विदेशी ग्रांट जिस संस्था ने हासिल किया है, उस संस्था की किसी वर्तमान या पूर्व सदस्य की जांच का अधिकार जो है वो लोकपाल को है। ये सारे मुद्दे या सब्जेक्ट जिनके ऊपर लोकपाल को जुरिस्डिक्शन या अधिकारिता दी गई है, जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार संबंधी अभिकथन या शिकायत आती है, उसकी जांच लोकपाल द्वारा की जा सकती है। अब अपन सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में यदि देखें तो उसमें यह कहा गया है कि धारा 14(1) में किसी बात का उल्लेख होते हुए भी लोकपाल संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के विरुद्ध उसके द्वारा संसद में या संविधान के अनुच्छेद 105 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत किसी समिति में कही गई किसी बात के संबंध में मामले की जांच नहीं करेगा। तो देखो, कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में किसी सांसद द्वारा कही गई बात या संसदीय विशेषाधिकारों के तहत गठित किसी समिति में अगर कोई पार्लियामेंट का सदस्य किसी प्रकार का स्टेटमेंट देता है, कथन करता है, तो उस संबंध में जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं है। फिर धारा 14 के उपधारा 3 में क्या कहा गया है? उपधारा 3 में यह कहा गया कि धारा 14(1) में वर्णित व्यक्तियों के अलावा भी लोकपाल ऐसे व्यक्तियों की जांच कर सकेगा जिसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन भ्रष्टाचार की किसी अभिकथन में संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या लेने या षड्यंत्र करने के कार्य में शामिल है, तो बिना राज्य की सहमति के उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। और यदि ऐसे कर्मचारी का संबंध किसी राज्य की सरकार से है तो राज्य की सहमति से ही उसके विरुद्ध जांच की जा सकती है।
तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर जिनका अपन ने उल्लेख किया है उनसे भिन्न यदि कोई पदाधिकारी या पब्लिक सर्वेंट भ्रष्टाचार में पब्लिक सर्वेंट्स के अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पब्लिक सर्वेंट को भ्रष्टाचार के लिए या रिश्वत के लिए उकसाया या दुष्प्रेरित किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी लोकपाल है वो कार्य कर सकता है। कहने का मतलब ये प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जांच का अधिकार रखता है। कैसे प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध? जो लोक सेवकों को किसी प्रकार के भ्रष्टाचार आदि के लिए दुष्प्रेरित करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि किसी राज्य का सब्जेक्ट है तो ऐसी सिचुएशन में राज्य सरकार से परमिशन लेके ही ऐसा किया जा सकता है। फिर देखिए 14(4) में जो चीज डिस्कस की गई है उसकी अपन बात करते हैं। जिन मामलों की इस अधिनियम के तहत लोकपाल को शिकायत कर दी गई है उन्हें जांच आयोग अधिनियम 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। देखिए ये अगर एक बार लोकपाल के पास मामला आ गया तो उसको जांच आयोग अधिनियम के तहत किसी भी कमीशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण में देखो नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें, अधिनियम के अधीन की जाने वाली शिकायत का संबंध उस अवधि से होना चाहिए जिसके दौरान वह व्यक्ति लोक सेवक की हैसियत से पद धारण करता है या किया था। अगर किसी व्यक्ति ने उस घटना के घटित होने या शिकायत से संबंधित कार्य के समय कोई लोक सेवक उस संस्था का सदस्य नहीं था या नहीं रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जांच नहीं की जाएगी लोकपाल द्वारा। फिर धारा 15 में जिस बात का उल्लेख किया है वो क्या है, देखिए, यदि भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कोई मामला किसी न्यायालय या किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो वह जारी रहेगा, अर्थात ऐसे मामले लोकपाल अधिनियम से प्रभावित नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये एक्ट लागू होने से पहले यदि करप्शन संबंधी कोई मामला इन तीनों में से किसी संस्था के पास, चाहे न्यायालय है, पार्लियामेंट्री कमेटी है या किसी अन्य अथॉरिटी के पास सुनवाई के लिए है, तो वो यथावत उन्हीं के पास रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि लोकपाल संस्था को वो हस्तांतरित नहीं करेंगे। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं जो आपको ध्यान में रखने की कौन इसके जुरिस्डिक्शन में है लोकपाल के। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।